समस्याओं को करता है उजागर, आप तक पहुंचाता है घटना की सच्ची तस्वीर। दैनिक अमर गाथा, आपकी आवाज हमारे साथ। 26 अगस्त 2012 आज से ठीक 11 साल पहले मशहूर एक्टर ए.के. हंगल का 98 साल की उम्र में निधन हुआ था। फिल्मों में उन्हें शोले के रहीम चाचा और एक भली शख्सियत के रूप में पहचाना जाता था। हालांकि असल में वो एक जुनूनी आंदोलनकारी थे। 52 साल की उम्र में फिल्मों में आने वाले ए.के. हंगल गुलाम भारत में स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेजों द्वारा की गई कई सेनानी बनने पर उन्हें आज़ादी के 2 साल बाद तक कराची जेल में बंद रखा गया था। फिल्मों के जरिए ए.के. हंगल ने खूब नाम कमाया। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब शिवसेना ने उनकी फिल्मों पर बैन लगा दिया और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में ना उनके पास इलाज के पैसे थे ना कोई काम। 1 फरवरी 1914 को ए.के. हंगल उर्फ अवतार किशन हंगल का जन्म गुलाम भारत में कश्मीरी पंडितों के घर सियालकोट पंजाब में हुआ। पेशावर में रहते हुए वो कई दफा ड्रामा में हिस्सा लिया करते। उनकी करीब 15 साल रही होगी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ लोगों को आवाज उठाते देख उन्होंने खुद भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। जब पेशावर के साख्वानी बाजार में अंग्रेजों ने सरेआम लोगों को कत्ल किया तो ए.के. हंगल उसके जसमदीद रहे। जब भीड़ अंग्रेजों पर पत्थर बरसा रही थी तो उम्र कम होने के बावजूद उनमें ऐसा आक्रोश था कि उन्होंने खुद भी पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़ा गया तो उन्हें छुड़वाने के लिए मर्सी पिटीशन में भी ए.के. हंगल ने साइन किया। कम उम्र में ही ए.के. हंगल की शादी आगरा की मनोरमा से करवा दी गई थी। घर खर्च चलाने के लिए वो दर्जी बन गए। कराची में ए.के. हंगल ने IPTA ज्वाइन कर लिया, जहां उनकी दोस्ती कैफी आजमी, राइटर और बलराज साहनी एक्टर से हुई। वो कम्युनिस्ट थे तो उनकी विचारधारा से नाराज होकर 1947 में अंग्रेजों ने उन्हें कराची जेल में बंद कर दिया। 1949 में जेल से निकलने के बाद ए.के. हंगल ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। वो बॉम्बे और मुंबई आकर बस गए। एक चौल में रहते थे और कमाई के लिए टेलरिंग का काम कराया करते थे। चौल में रहते हुए जब उन्होंने देखा कि यहाँ कई दिक्कतें हैं तो उन्होंने इससे निपटने के लिए किराएदारों का एक संघ बना दिया जो मिलकर दिक्कतों को हल करता था। ऐसे ही उन्होंने दर्जी का काम करते हुए ट्रेडिंग वर्कर्स यूनियन का भी गठन किया। बॉम्बे में बड़े स्तर पर प्ले होते थे जिन्हें देखकर उनकी दोबारा नाटकों में हिस्सा लेने की रुचि जाग उठी। यहाँ उन्होंने थिएटर का हिस्सा बनकर 1949 से 1965 तक कई बड़े प्ले में हिस्सा लिया। एक दिन एक प्ले करते हुए ए.के. हंगल पर डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य की नजर पड़ी। उन्हें अदाकारी इस कदर पसंद आई कि उन्होंने तुरंत ए.के. हंगल को अपनी फिल्म तीसरी कसम में राजकुमार के बड़े भाई का रोल ऑफर कर दिया। ए.के. हंगल फिल्म में आना ही चाहते थे, फिर जब सामने से राज कपूर के भाई का रोल मिला तो उन्होंने भी झट से हामी भर। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और ए.के. हंगल ने पूरी ईमानदारी से किरदार निभाया। वो खुद को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन फिल्म रिलीज टलती जा रही थी। आखिरकार 1966 में फिल्म तीसरी कसम रिलीज। पहले दिन ही खुद को देखने के लिए ए.के. हंगल थिएटर पहुंच गए। पहले कुछ मिनट बीते, फिर 159 मिनट की फिल्म खत्म हो गई, लेकिन वो किसी सीन में चंद सेकंड से ज्यादा नजर नहीं आए। दरअसल फिल्म की लेंथ कम करने के लिए मेकर्स ने बिना उन्हें बताए उनके ज्यादातर सीन काट दिए। निराश होकर ए.के. हंगल घर लौट आए, लेकिन जिन भी लोगों ने उनके साथ फिल्म में काम किया वो हर शख्स उन्हें अपनी अपनी फिल्मों में कास्ट करने लगा। पहली फिल्म तीसरी कसम के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य ने भी उन्हें अपनी दूसरी फिल्म शागिर्द में बड़ा रोल दिया और देखते ही देखते वो फिल्मों के पसंदीदा कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए। फिल्मों में उनका रोल इतना विनम्र हुआ करता था कि लोग उन्हें विनम्र साहब कहा करते थे। उनके सबसे पसंदीदा किरदार में शोले के रहीम चाचा, आईना के राम शास्त्री, शौकीन के इंदर सेन, नमक हराम के बिपिन लाल पांडे के रोल शामिल। दिलीप कुमार और ए.के. हंगल दोनों ही बंटवारे में पाकिस्तान को मिले हिस्से से भारत आए थे, लेकिन दोनों को हमेशा से ही लगाव पाकिस्तान से रहा क्योंकि वो हिस्सा दोनों का जन्म स्थान था। दिलीप कुमार को 1998 में पाकिस्तान सरकार की ओर से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज दिया जाना था। जैसे ही खबर भारत पहुंची तो शिवसेना ने इसका विरोध किया। उनके देश प्रेम और देशभक्ति पर सवाल उठा। पार्टी प्रमुख बाल ठाकरे ने दिलीप कुमार से साफ कह दिया कि ये सम्मान लेने पाकिस्तान ना जाए। बाल ठाकरे का उसमें दबदबा था, किसी ने भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। तब ए.के. हंगल ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब को पाकिस्तान जरूर जाना, इससे दोनों देश के संबंध भी ठीक हो सकते हैं। इस बयान का नतीजा ये निकला कि उल्टा ए.के. हंगल ही शिवसेना के निशाने पे आ गए। पार्टी ने फरमान जारी कर दिया कि अब से ए.के. हंगल की कोई भी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि उनकी फिल्में रिलीज हो तो ए.के. हंगल को अपनी फिल्मों में ना ले। शिवसेना का आगे किसी की भी नहीं चली और वाकई उन्हें 2 साल तक
काम मिलना पूरी तरीके से बंद हो गया। तब भी हंगल ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा दर्जी बनकर गुजारा करना शुरू कर दी। विवादों के बाद लोग ए.के. हंगल को फिल्मों में लेने से झिझकने लगे। कुछ सालों बाद उन्हें 2001 में फिल्म लगान में शंभू काका का एक छोटा सा रोल मिला। फिल्म दिल मांगे मोर, पहेली और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बतौर अभिनेता उनकी कुछ आखिरी फिल्में रही। 2007 तक बढ़ती उम्र और बीमारियों के चलते उन्हें काम करना लगभग बंद कर दिया। साल 2007 में ए.के. हंगल 93 साल के थे और उनका इकलौता बेटा विजय भी तब तक 75 साल का हो चुका था। पत्नी गुजर चुकी थी और बेटा भी फोटोग्राफी के प्रोफेशन से रिटायर हो चुका था। ए.के. हंगल ने बिस्तर पकड़ लिया और उनके बेटे विजय के पास भी कोई काम नहीं था। जो छोटे मोटे काम उन्होंने किए उससे भी उनका घर चलना मुश्किल हो गया। आर्थिक तंगी का दौर ऐसा आया कि ए.के. हंगल और उनके बेटे के पास इलाज के पैसे भी नहीं रहे और दोनों की हालत बिगड़ती जा रही थी। जब 20 जनवरी 2012 को एक मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उनकी आर्थिक तंगी की खबर देश भर में फैल गई तो कई लोग उनकी आर्थिक मदद के लिए आगे आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने खुद उनकी मदद की। साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी उनके घर जाकर उन्हें आर्थिक और मेडिकल असिस्टेंस दी। हंगल के बेटे विजय ने एक इंटरव्यू में बताया कि आर्थिक तंगी आने के बाद से ही उनके पिता ने घर से निकलना पूरी तरह बंद कर दिया था। वो करीब 8 महीनों तक घर में बंद रहे। जब उनकी आर्थिक तंगी की खबर फैली तो उन्हें टीवी शो मधुबाला एक जुनून में काम मिला। वो सिर्फ इस शो की शूटिंग के लिए घर से बाहर निकलते थे। 97 साल की उम्र में वे व्हील चेयर से सेट पर पहुंचते थे। 16 अगस्त 2012 को ए.के. हंगल अपने घर में अकेले थे। उनके बेटे विजय की बैक इंजरी हुई जिसकी सर्जरी के लिए वो खुद अस्पताल में थे। जब वो घर लौटे तो देखा कि ए.के. हंगल बाथरूम में बेसुध पड़े हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां पता चला कि उन्हें चेस्ट और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। 26 अगस्त को उनकी हालत बिगड़ लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। कुछ घंटों बाद ही दम तोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार अगले दिन पवन हंस शमशान घाट में हुआ था।